पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 ओम मिशन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश से आ रही धान की बड़ी खेप, जिले की सीमा पर रोके गए 20 ट्रक, चल रही है जांच। कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज की जागी उम्मीद, स्वास्थ्य मंत्री के अल्टीमेटम के बाद शुरू हुआ आईसीयू। कृषि बिल पर जिले के किसानों का सवाल, आखिर क्यों जरूरी है नियम में बदलाव। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक धान उत्पादक जिले में शुमार बालाघाट में धान के समर्थन मूल्य खरीदे के पहले ही उत्तर प्रदेश से निम्न स्तर की धान बालाघाट जिले में लाकर खपाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन जल्द ही इस बात का खुलासा कर सकता है। दरअसल 30 नवंबर को जिला प्रशासन ने जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए बाहर से आने वाले ट्रकों की जांच शुरू कर दी। चंद मिनटों में ही बालाघाट जिले के लालबरा कंजई बॉर्डर पर धान से लदे 20 ट्रक खड़े करवा दिए गए। जिला प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच शुरू की तो ट्रक ड्राइवर ने इस तरह का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रशासन इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ, अतः इन सभी ट्रकों को खड़ा करवा दिया गया और पूरे दस्तावेज की जांच बारीकी से शुरू कर दी गई। स्वयं प्रशासन के अधिकारी इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इन सभी ट्रकों की जांच के बाद कुछ भी गड़बड़ पाया गया तो उन पर सख्ती की कार्रवाई की जाएगी। अभी हम देखने में ये आ रहा है कि जैसे सोसाइटियों में धान खरीदी हमारे यहाँ चालू हो चुकी है, तो अभी पिछले 4-5 दिनों से धान की आवक बाहर से अन्य राज्यों से बढ़ गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रकें आ रहे हैं। इसमें मंडी व्यापारी और जो अन्य व्यापारी या मिलर्स हैं, इनके द्वारा धान मंगाई जा रही है। तो अभी देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं से ये संदिग्ध स्थिति की बात है कि धान हमारे बालाघाट में वैसे ही पैदावार इतनी ज़्यादा होती है कि बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बावजूद इसके धान एकदम से बाहर से आवक बढ़ी है। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अभी आज जांच चालू की है। जांच में हमारे पास अभी 20 से 22 ट्रक हैं जिनको रोक के रखा है। इनके विधिवत हम कागज़ चेक कर रहे हैं। जांच उपरांत हमें लगेगा कि ये अवैध है अगर धान किसी प्रकार की, तो इसके ऊपर फिर कार्रवाई की जाएगी। और अगर वैध धान है, इनके कागज़ कंप्लीट हैं, जो यहाँ पे मालिक इनको बुला रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ से छोड़ेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते वर्षों के दौरान भी बड़ी मात्रा में दूसरे प्रदेशों की निम्न स्तर की धान बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य के माध्यम से खपाई गई थी। इस बार भी इस पूरे गोरख धंधे की तैयारी शुरू कर दी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी ने इस पूरे मामले का जैसे भांडा फोड़ने का पीड़ा उठा लिया हो। तभी तो महज 24 घंटे के भीतर इतनी बड़ी कार्रवाई उनके सामने दिखाई दे रही है। इंतजार बस इस बात की है कि कहीं सीमा पर खड़े ट्रक के दस्तावेजों की जांच पूरी हो जाए। अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ झाला दिखाई दिया तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित ही जिला प्रशासन को एक बड़ी सफलता मिलने वाली है, इस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यदि यह ट्रक बालाघाट की सीमा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो अधिक मात्रा में धान कहां मंगाई जा रही है। यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे खेल में समर्थन मूल्य के अलावा राइस मिलों से जुड़ा हुआ कोई गोरख धंधा और मिली भगत हो। हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हैं। इंतजार बस इस बात का है कि पूरे मामले का खुलासा स्वयं जिला प्रशासन करे और बताए कि आखिरकार 20 ट्रक जिले के भीतर कहां से आ रहे थे। 29 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 11 मरीज के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 4 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 29 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2614 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2418 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 170 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 15 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।
अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 नवंबर को बालाघाट जिले के 11 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव का 15 वर्षीय युवक, दुल्लापुर के 45 वर्ष के 2 पुरुष, नगरी क्षेत्र बैयर के वार्ड नंबर 12 की 72 वर्षीय महिला, वार्ड नंबर 13 का 25 वर्षीय युवक, नगरी क्षेत्र वारासुनी के वार्ड नंबर 4 का 54 वर्षीय पुरुष, 26 वर्षीय युवक, नगरी क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 18 सुजान धर्मशाला गली का 54 वर्षीय पुरुष, कोसमी वार्ड नंबर 10 का 53 वर्षीय पुरुष, लालबरा तहसील के ग्राम रटेगांव का 46 वर्षीय पुरुष व पांडरवानी का 58 वर्षीय पुरुष शामिल है। कोरोना संक्रमण काल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए जिला अस्पताल स्थित 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 17 बेड के आईसीयू को आखिरकार प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के अल्टीमेटम के बाद जिला अस्पताल में शुरू कर दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही चिकित्सकों और स्वास्थ्य स्टाफ की कमी है। इस आईसीयू के संचालन में बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। इस बात की जानकारी स्वयं सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि उनके पास स्टाफ बहुत कम है। ऐसे में आईसीयू शुरू कर दिया गया है, लेकिन उसका संचालन करना थोड़ा कठिन है। लगभग कितने बेड और क्या क्या सुविधाएं चालू हुआ सब, जैसे कि स्टाफ की कमी की बात कही जा रही थी? हाँ, स्टाफ तो हमारे बहुत कम है, डॉक्टर्स भी नहीं है, स्टाफ नर्सेज भी बहुत कम है। हमने शासन से मांग किया है। मुझे उम्मीद है कि शासन द्वारा हम इस उम्मीद की हमारी बात सुनेंगे। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था मैंने, तो उन्होंने कहा तो है जल्दी जल्दी से हमको पूरा करेंगे। सर कब से चालू है? आज से चालू कर दिया। और सर जैसे इसमें पुराना स्टाफ ही है, कुछ नए अभी लोग आए? पुराने स्टाफ, कोई नया कोई नहीं है। आपको बताएं कि कुछ दिन पूर्व प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बालाघाट भ्रमण के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने आईसीयू शुरू किए जाने का अल्टीमेटम दिया था। यही नहीं, उनके द्वारा 3 दिन के भीतर जिला अस्पताल स्थित कोरोना वायरस जांच लगाई गई 202 लैब शुरू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन टेस्टिंग के लिए जरूरी लिक्विड नहीं होने के कारण यह लैब शुरू नहीं हो सकी है। जानकारी यही मिल रही है कि प्रदेश शासन द्वारा 202 लैब के लिए लिक्विड नहीं भेजा जा रहा है। अब देखना यह है कि आईसीयू तो शुरू हो गया है, यह बिना मेडिकल स्टाफ से कैसे चलता है और 202 लैब कब तक शुरू हो पाती है। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम बमनी में इस ग्राम की महिला पुस्तकला प्रति नंदकिशोर बिसेन 45 वर्ष ने जहरीली वस्तु का सेवन कर ली, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस महिला ने जहरीली वस्तु का सेवन किस वजह से की, स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 नवंबर को 11:30 बजे करीब पुस्तकला बाई घर में थी और उनका पति नंदकिशोर बिसेन सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने कन्नड़गांव जाने निकले थे। तभी किसी मानसिक तनाव में आकर पुस्तकला बाई ने अपने घर में जहरीली वस्तु का सेवन कर ली। तबियत खराब होने पर पुस्तकला बाई को परिजनों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान पुस्तकला बाई की मौत हो गई। सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन की वजह से शादियों पर लगे ब्रेक, तुलसी विवाह के बाद विवाह कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग नहीं करना कई लोगों पर भारी पड़ सकता है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र बताते हैं कि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, लोग खूब शादियों को एंजॉय कर रहे हैं। इस दौरान एक चीज भूल जा रहे हैं कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, केवल शादियों के लिए छूट मिली है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो दूर की बात, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में आगामी दिनों में थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ये शादी का सीजन आएगा, लोग मास्क लगाते नहीं है, कहने पर भी मानते नहीं है, दूसरा सोशल डिस्टेंस पालन नहीं करते और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करते। तो निश्चित रूप से इस समय कोरोना की जब शादी ब्याह चल रहे हैं, तो इसमें यदि वो ध्यान नहीं देंगे तो मेरी उन सबसे अपील है कि ये सब चीज़ों का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का और हैंड सैनिटाइजर का और अपना मास्क लगाने के। इतना कर लिया इन्होंने तो इसमें वृद्धि होने की चांस कम है, लेकिन ऐसा कोई मानता नहीं है, क्योंकि रोज़ शासन स्तर पर हम भी अपील करते हैं, कलेक्टर साहब भी करते हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री हमेशा रेडियो में और टीवी में बोलते रहते हैं। यदि ऐसा कुछ मान लें तो हम उम्मीद है कि हमारे यहाँ के बालाघाट में इसकी वृद्धि होने के चांस कम है।
अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा कृषि के नियमों में बदलाव लाने के उद्देश्य से बीते दिनों कृषि बिल लागू कर दिया, जिसका धीरे धीरे विरोध शुरू हो गया और उसके परिणाम 25 नवंबर से देश के कुछ राज्यों में दिखाई देने लगा। नतीजा, अब किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस बिल का विरोध किया जा रहा है, जिस पर अब केंद्र सरकार भी मंथन की बात करने लगी है। इसी विषय पर जब हमने जिले के किसान और खेती से जुड़े जानकारों से चर्चा की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस बिल को किसान विरोधी ठहरा दिया। बालाघाट जिला धान उत्पादन जिला है। ऐसे में किसान कहते हैं कि यदि उन्होंने मंडी में धान न देकर अन्य स्थानों पर भी धान भेजी तो उन्हें बहुत अधिक मुनाफा नहीं हो पाएगा, तो बमुश्किल 50 से 100 रुपए का अंतर ही आएगा, लेकिन इसके बदले उन्हें भाड़ा अधिक लग जाएगा। तो ऐसे में ऐसे बिल का क्या मतलब? देखिए, ये किसान जो अभी संघर्ष जारी है दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में, ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है। ये किसानों का शोषण जो कर रही सरकार, यानी उनके जो एमएसपी का जो मूल्य मिलता था उनको, एक तो किसान बड़ी मेहनत से धान उगाता है, उसके बाद भी उसको समर्थन मूल्य से वंचित करा जा रहा है। इस चीज़ को लेके किसान जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उसका हम सभी को करना है। एमपी सरकार को भी मिलके इसका, या यहाँ के किसानों को मिलके करना है। और बालाघाट जिले को अधिकतर धान उत्पादन क्षेत्र में एक अच्छा खासा नाम है, हम लोग को भी इसका मतलब सहयोग प्रदान करना चाहिए। बाकी अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार का हलचल नहीं मची है। बाकी हम लोग को ये जागरूकता लाना चाहिए कि इस विधेयक को बचाना है, हमको खारिज नहीं करना है। एमएसपी के आधार पे हमारे किसान भाइयों को काफ़ी हद तक अच्छे रेट मिल जाते हैं, वरना ये यदि ख़त्म हो जाता है तो मट्टी पलित हो जाएगा किसान का जो व्यवसाय है। वहीं दूसरी ओर कुछ किसान तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि इस बिल को लागू करके सरकार मंडियों को बंद करने की तैयारी कर रही है। ये जो बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, ये किसान विरोधी है, क्योंकि इसमें मंडी खत्म कर दिया उसने। जो किसान है यहाँ से अगर बालाघाट का किसान कहीं भी धान ले जाके बेचेगा अपनी, तो उसको यहाँ भी वही रेट मिलेगा और वहाँ थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 50 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो उसमें क्या है, किसान को तो भाड़ा ज़्यादा लगेगा, तो मतलब नहीं है ना। किसान के विरोधी बिल है जो, और उसमें एक बात की गई है बिल में कि एमएसपी नहीं बताया गया कि आप जहाँ भी मार्केट में बेचो उसको समर्थन मूल्य के नीचे नहीं मिलना चाहिए। अगर समर्थन मूल्य के नीचे एमएसपी की कहीं बात की जाती तो किसान का फायदा था, क्योंकि खुले मार्केट में किसी को भी दो, लेकिन उसका एमएसपी तय होना चाहिए। एमएसपी समर्थन मूल्य के नीचे कोई भी धान नहीं बेचना चाहिए। नहीं तो हम तो किसान भाई है, तो किसानों के समर्थन में तो रहेंगे। तो क्या किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी इसमें? देखो, इस जो धान समर्थन मूल्य में खरीदना चाहिए वो अभी तो खरीदी हो नहीं रही है। अब पैसे की अपने को ज़रूरत है, हम 1300-1400 में धान बेच रहे हैं। नुकसान तो किसानों को हो रहा है। तो ये जो बिल आया है इसका किस प्रकार से विरोध करना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे बिल को लेकर? ये सोचो, सरकार ने इसका माफ़ी का घोषणा की है ना। अब माफ़ी की कोई अभी प्रोसीजर अपने को समझ ही नहीं आ रही, न कहीं पेपर में छपा है, न कहीं हमको उसका निर्देश आया है। अच्छा, किसान बिल जो आया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जिले के किसानों की तो छोड़ दो, किसान मित्रों को अब तक केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि बिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसका विरोध करे तो कैसे करे और समर्थन करे तो कैसे करे। अब उन्हें इस बिल के विषय में कोई जानकारी नहीं है। क्या किसानों को किसान बिल के बारे में तो 90% तो जानकारी है ही नहीं है। यानी बिल क्या चीज़ है, यानी जैसे यहाँ से बोलते हैं कि धान बेचना, मंडी में लाना, बाहर भी जाके बेचना। अगर बाहर ले जाके उसने बेचा तो वहाँ पे भी उस वही रेट मिला तो क्या करेगा वो, उसका तो भाड़ा डबल हो गया। तो जैसे जानकारी के अभाव में किस प्रकार का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है? जानकारी के अभाव में तो, ये बिल के अभाव में तो जी क्या है, ये पूरा उनका नुकसान ही, पर फायदा नहीं है इसमें किसी प्रकार से। तो किसान मित्र होने के नाते आप किसानों से इस बारे में बात की कि इस प्रकार का बिल आया है जिससे आपके जो फसल का दाम है उसमें बढ़ोतरी होगी या उसमें घाटा होगा, इस बारे में कभी चर्चा की उनसे? इस बारे में चर्चा की, मगर तो ऐसा कोई समझाई से सुनवाई हो नहीं रही है किसी प्रकार से। या मंडी में तो कोई धान आ नहीं रही है। अच्छा, किसान आ भी रही है तो 1400 रुपये के ऊपर बिक नहीं रही है। जो किसान है इस बिल को लेकर क्या बोलते हैं?
किसान तो बोल रहे हैं कि बिल का विरोध करेंगे, पर कोई करना चाह नहीं रहा है अभी इसमें। पर विरोध जो पंजाब हरियाणा में जो हो रहा है वो बोला अच्छा हो रहा है, पर यहाँ कोई तैयार नहीं हो रहा है ऐसा करने की। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने की परेशानी और कृषक बिल के माध्यम से मंडियों पर सीधे सीधे आघात करने का आरोप लगाते हुए कृषि उपज मंडी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मनोज पटले तो कहते हैं कि एमएसपी यदि लागू करना है तो सब्जी और फलों पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि यह किसी फैक्ट्री में नहीं उगते, किसान ही उगाता है। किसान 10 रुपए किलो आलू और प्याज बेचता है, जैसे बाजार में 100 रुपए किलो तक बेचा जाता है। बीज का मुनाफा कहाँ जाता है यह सबको पता है। देखिए भाई साहब, ये जो 3 कानून आए हैं, इन 3 कानूनों में पहला कानून है संविदा खेती को लेकर के, दूसरा है कृषि उपजों के व्यापार को लेकर के और तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है उसको लेकर के है। असल में किसान जो विरोध कर रहे हैं, देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं इसका, उसकी वजह यह है कि किसानों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन तीनों कानूनों के पीछे जो एमएसपी है वो खत्म किए जाने की साजिश है इसके पीछे, क्योंकि इन कानूनों का जो बैकग्राउंड है, जो इन कानूनों का मूल उद्देश्य है वो एमएसपी को ही खत्म करना है। और जो सरकार है इस बारे में यदि किसानों से सीधी बात नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी बाध्य है कि वो आगे एमएसपी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। अब यदि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अब उड़ीसा के भी किसान इसमें शामिल हो गए और देश भर के किसान शामिल हो गए, तो वो असल में लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे देश के किसानों की। यदि हम पूरे देश में बालाघाट जिले के किसानों की बात करें तो ये वो जो लड़ाई है वो बालाघाट जिले के किसानों की भी लड़ाई है। वो इसलिए कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और स्वयं उन्नत किसान के रूप में अपनी अलग छवि बना चुके विशाल बिसेन बताते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषक बिल में किसान विरोधी है। किसान बिल के माध्यम से मंडियों को समाप्त करना और ओपन मार्केट में फसल भेजना और व्यापारियों और कारपोरेट घराने की खेती को काम से जोड़ना, कंपनी राज लागू करना, यह सब केंद्र सरकार की आगामी तैयारी है, इस बिल के माध्यम से दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में एग्रीकल्चर सेक्टर को देने की तैयारी करके बैठी है। कॉरपोरेट कल्चर लाना चाह रही है। कॉरपोरेट घरानों को जो है वो खेती की ज़मीनों का आवंटन आसानी से हो सके, उनका खेती में दबदबा बढ़े और खेती का व्यापारीकरण, पूंजीकरण हो, इसकी तैयारी के अनुसार ये तीनों ड्राफ्ट बनाए गए हैं। इसलिए किसान सड़क पर उतर के विरोध कर रहा है। जैसे कि अपने बालाघाट जिले के किसानों की बात करें, यहाँ पर धान उत्पादन होता है, तो यहाँ के किसान किस प्रकार से प्रभावित होंगे इस बिल से? देखिए, यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। इस बिल के माध्यम से मंडियाँ खत्म हो जाएगी, मंडियाँ बंद हो जाएगी, मंडियों का संधारण कर दिया जाएगा। किसान क्या होता है कि हमारे यहाँ आज जो धान का किसान है वो सोसाइटी के माध्यम से अपना धान की फसल को बेचता है। जब समर्थन मूल्य का सीजन रहता है, निश्चित समय रहता है, सरकार जब समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करती है उस समय किसान जो है अपना अधिकतर धान जो है वो सोसाइटी में बेच देता है। पर किसान पे असर तब पड़ेगा जब किसान को रुपए की आवश्यकता होती है, उस समय जब समर्थन मूल्य का समय खत्म हो जाता है, अवधि खत्म हो जाती है या सोसाइटी में धान खरीदी खत्म हो जाती है, तब जब किसान धान लेके मंडी पहुंचता है और जब मंडी बंद हो जाएगी तब किसान को जो है उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। उसको औने पौने दामों में व्यापारी के पास जाकर या फिर कहीं और दुकानों में जाकर अपने धान को बेचना पड़ेगा। इस पूरे मामले में भाजपा समर्पित किसान संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि किसान बिल किसानों के लिए लाभ का सौदा है। यह विरोधियों द्वारा किसानों को भड़काया जा रहा है। किसान इस बिल को समझे तो उन्हें भविष्य में फायदा होगा। किसानों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। और ये जो आज हमारे देश में विपक्ष के द्वारा जो ये बरगलाया जा रहा है किसानों के साथ सरासर धोखा और अन्याय है। किसान आज सही रास्ते में अपने विकास की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हो रहा है। उसको मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा जो किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है उससे किसान सशक्त होगा और मजबूत होगा। और जो विपक्ष की जो नीति है तो ये किसानों को कमज़ोर करने की शुरू से नीति रही है और यही चीज़ इन लोगों को बच नहीं पा रही है। अच्छा, बालाघाट जिले का किसान क्या मानता है इस बिल को लेकर? बालाघाट का किसान तो इस बिल को लेकर काफ़ी खुश और उत्साहित है कि चलो आज किसानों की आय दोगुनी होगी। बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गए विद्युत कर्मचारी के साथ 2 भाइयों ने जहां मारपीट की, वहीं मारपीट के दौरान विद्युत के साथ शासकीय दस्तावेज भी चीरफाड़ कर दिए। 28 नवंबर को यह घटना रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम नवेगांव 3 में हुई। रामपाली पुलिस ने इस मामले में विद्युत कर्मचारी घनश्याम साहू 50 वर्ष, वार्ड नंबर 3 बारासुनी निवासी द्वारा की गई रिपोर्ट पर कालू उर्फ अशोक पिता चैनलाल खैरकर 25 वर्ष, उसके छोटे भाई मुकेश खैरकर 23 वर्ष, ग्राम नवेगांव 3 के विरुद्ध मामला कायम कर जांच शुरू की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घनश्याम साहू विद्युत मंडल वारासुनी में परिचालक श्रेणी 2 के पद पर पदस्थ है और वारासुनी उप संभाग में कार्यरत है। 28 नवंबर को घनश्याम साहू की ड्यूटी विद्युत वितरण केंद्र डोंगरमाली अंतर्गत मुख्यालय ग्राम नवेगांव 3 में बकाया बिजली बिलों की वसूली एवं लाइट काटने हेतु ड्यूटी लगाई गई थी। ग्राम नवेगांव 3 के उपभोक्ता चैनलाल खैरकर पर बिजली बिल की बकाया राशि 2165 रुपए शेष है। बकाया वसूली के अंतर्गत बकाया राशि जमा नहीं करने पर 28 नवंबर को 2 बजे घनश्याम साहू ने अपने साथियों के साथ चैनलाल खैरकर के घर का विद्युत कनेक्शन काट दिए थे। तो ये थे पदवेश 24/7 की खास खबरें। नए समाचारों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।